आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में कि कैसे छोटी-छोटी स्टेट्स मिलकर के एक नेशन में कन्वर्ट हुई। 3 अलग-अलग केस स्टडीज आपकी बुक में दी हुई है। जर्मनी के बारे में, इटली के बारे में और ब्रिटेन के बारे में। सोचा भाई आगे मौका मिले ना मिले, बहुत दिन से जानने का मन था कि आप ना बने कैसे, मतलब इस दुनिया में आए कहाँ से। पंडित जी, पूछा था मैंने भी एक दिन पापा से कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो उन्होंने ना एक कहानी सुना दी। तो कहानी लगभग सेम ही है, लेकिन पहले की जो कहानी आपने पढ़ी है और अब जो पढ़ रहे हैं, इसमें एक टर्निंग पॉइंट है और वो ये कि अब तक आप देख रहे थे कि नेशनलिज्म की बात जो थी वो रिवोल्यूशनरीज करते थे, लिबरल्स लोग करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो भी आकर के लिबरल्स को, नेशनलिज्म को, रिवोल्यूशनरीज को, इनको सपोर्ट करने लगे कि जो भी कंजर्वेटिव्स थे वो आकर के नेशनलिज्म की बात करने लगे। क्यों भाई? Good question. You are a good question. Next. तो जैसे जैसे कहानी आगे चलेगी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कंजर्वेटिव्स लिबरल्स को या नेशनलिज्म को सपोर्ट करने लगे। तो अभी तक जितनी भी अलग अलग कहानियां आपने पढ़ी हैं कि नेपोलियन के बारे में, ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में, एक ट्रेड यूनियन बनी थी जॉर्वलिन, देन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रोमांटिसिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1830 टू 48। अब टाइम है कि ये सारी स्टोरीज को मिला दिया जाए। देखिए, जो जर्मनी आप आज मैप में देखते हैं वो 1848 के अंदर जर्मनी था ही नहीं, जर्मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक्चुअली जो जर्मनी आज है वो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में बटा हुआ था। कहा जाता है कि जर्मनी उस समय 300 अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जिनके कारण ये 300 स्टेट्स मिलकर के जर्मनी बनी, एक सिंगल नेशन बनी? This is a difficult question. I want to use one pipeline. तो सबसे पहला जो रोल था वो था नेपोलियन का। अरे यार, मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी मर चुकी है उसको ये आदमी जबरदस्ती खींच के नीचे लेकर आ रहा है, बेवकूफ बना रहा है। ऑल्दो नेपोलियन एरा खत्म हो गया है, लेकिन नेपोलियन जब रूल कर रहे थे, नेपोलियन ने जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जब नेपोलियन आए थे तो उन्होंने 300 स्टेट्स को मर्ज करके 39 स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। आप सोचो, आधे से ज्यादा काम तो नेपोलियन ने ही कर दिया। 300 स्टेट्स को कन्वर्ट कर दिया 39 स्टेट्स में, जिसमें 2 मेन स्टेट बनी थी। एक बनी थी पर्सिया और दूसरी ऑस्ट्रिया। उसके अलावा 37 छोटी छोटी स्टेट्स बनाई गई थी। फिर नेपोलियन को हरा दिया गया, ट्रीटी ऑफ वियना आई। तो ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर ऑस्ट्रिया को मेन पावर बना दिया गया। ऐसे कहें कि जो बाकी स्टेट्स थी वो सब अलग अलग रहेंगी, लेकिन उन सब पे हेड जो करेगा वो ऑस्ट्रिया रहेगा। अब आप सोचो, पर्सिया और ऑस्ट्रिया दोनों ही बड़ी स्टेट्स थी, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी थी। तो ऑस्ट्रिया को पावर मिल गई, तो कहीं ना कहीं पर्सिया के अंदर ये रह जाता है कि पावर मुझे भी मिलनी चाहिए या मुझे मिल सकती है। तो ये जो भावना उनके मन में आई, ये आगे चल करके एक बड़े रिवॉल्ट का रीजन बनेगी। मेरा राज सिंहासन मेरे छोटे भाई को दे दिया गया था और आज मेरे बेटे का राज सिंहासन मेरे उसी भाई के बेटे को दिया जा रहा है। क्या हम सिर्फ गुलामी करते रहे? फिर आपको याद होगा कि एक ट्रेड यूनियन बनाई थी पर्सिया ने, जॉर्वलिन करके। मजाक बना रखा है। अरे हम भी किसी के बच्चे हैं, याददाश्त चली जाती है पापा। और इस ट्रेड यूनियन का जो भी मेंबर होता था या जिसके पास भी इस ट्रेड यूनियन का लाइसेंस होता था, उसे डिफरेंट स्टेट में फ्री ट्रेड करने का अधिकार मिलता था कि वो किसी भी स्टेट में जाकर के फ्री ट्रेड कर सकता है। तो इकोनॉमिकली अगर हम सोचें तो स्टेट्स का यूनिफिकेशन वैसे ही हो चुका है। फिर रोमांटिसिज्म आया था कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई गई डांस के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, फोक सॉन्ग्स के थ्रू। फिर रिवोल्ट हुए, है ना, 1830 टू 1848 वाले रिवोल्ट हुए, जिसके अंदर हमने देखा था कि कुछ लोग इकट्ठे होकर के किंग के पास गए थे एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट लेकर के। फिर किंग ने उसको मना कर दिया था और बाकी मोनार्की के साथ मिलकर के उस रिवोल्यूशन को दबा दिया था।
ठीक है, तो यहाँ तक आप पढ़ चुके थे। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है माँ। और एक और बुरी खबर है बॉस। क्या? उनके साथ एक और आदमी भी था। कौन था वो थे ऑटोमन बिस्मार्क। इनका बहुत ज्यादा रोल रहा जर्मनी को यूनिफिकेशन करने में। कौन थे ऑटोमन बिस्मार्क, कहाँ से बीच में आ गए, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बिस्मार्क के बारे में इतना जान लीजिए कि बिस्मार्क जो थे वो रियल पॉलिटिक थे। रियल पॉलिटिक मतलब कि जो भी नेशन के लिए सही होगा, जो भी देश के लिए अच्छा होगा, वो सिर्फ वही करेंगे। अब उसके लिए किसी को मारना पड़े, किसी से झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो सब करेंगे। आयरन एंड ब्लड प्रिंसिपल पे काम करते थे कि बस कोई बात माने तो ठीक है, नहीं तो मार दो। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। रियल कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव थॉट थी उनकी, और वो चाहते थे कि पूरे के पूरे स्टेट्स जो है उन सब पे पर्सिया का कब्जा हो, पर्सिया उन सारी स्टेट्स पे राज करे, या मैं कहूँ कि जब पूरा जर्मनी के ऊपर पर्सिया राज करे। अब आप समझो कि क्यों ये कंजर्वेटिव जो थे वो लिबरलिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये जानते थे कि अगर लिबरल लोगों को या रेवोल्यूशनरीज को सपोर्ट करने से सारी स्टेट्स मिलकर के एक स्टेट बन जाएंगी, तो हो सकता है कि उसकी पावर पर्सिया को मिल जाए और पर्सिया पूरे जर्मनी पे राज करे। इसीलिए ये कंजर्वेटिव जो थे वो नेशनलिज्म को सपोर्ट करने लगे। तो अब क्या हुआ कि जब 1848 का रिवॉल्ट हुआ, जो कि फेल हो गया था जर्मनी के अंदर, तो पर्सिया के जो राजा थे केसर विलियम फर्स्ट, इन्होंने जिम्मा लिया अलग अलग स्टेट्स को मिला करके पूरे जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के। तो अब केसर विलियम तो राजा थे, उन्होंने ये काम दिया ऑटोमन बिस्मार्क को, जो उनके चीफ मिनिस्टर थे। अब बिस्मार्क के बारे में आप जान ही चुके हैं कि कितने खतरनाक इंसान थे वो। तो इनके सामने अब 3 मेजर चैलेंज थे। क्या? अरे बताओ ना। क्या बताऊंगा? बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। पहला था डेनमार्क पे कब्जा करना, फिर ऑस्ट्रिया पे, और फिर फ्रांस पे। इसके अलावा बाकी सब तो छोटी छोटी स्टेट थी, तो पर्सिया को दिक्कत नहीं थी। अब सीधे तो पर्सिया डेनमार्क या ऑस्ट्रिया पे अटैक कर नहीं सकते थे, तो बिस्मार्क जो थे वो डिप्लोमेटिक थे। उन्होंने अपना दिमाग चलाया, माइंड गेम खेला, और वो गए ऑस्ट्रिया के पास में। ऑस्ट्रिया के पास में गए और उन्हें समझाया कि चलो हम लोग मिलकर के डेनमार्क पे अटैक करते हैं, और जितनी भी टेरिटरी मिलेगी उसे हम बांट लेंगे, 3 जन हिस्सा कर लेंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा, हमारी पावर बढ़ जाएगी। तो ऑस्ट्रिया लालच में आ गया। मस्त प्लान है। ऑस्ट्रिया और पर्सिया ने मिलकर के डेनमार्क पे अटैक किया। 1864 के अंदर एक वॉर हुआ और डेनमार्क हार गया। हारना भी था, 2 बड़ी पावर्स के साथ में उसकी लड़ाई थी। तो अब डेनमार्क से जो टेरिटरी मिली वो ऑस्ट्रिया और पर्सिया दोनों में बांट दी गई। 1 तेरा, 1 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं नहीं। तो पर्सिया की पावर भी बढ़ी और ऑस्ट्रिया की पावर भी बढ़ी। अब एक कांटा खत्म हो गया, अब बची 2, एक ऑस्ट्रिया और फ्रांस। अब ऑस्ट्रिया और फ्रांस जो थे ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। तो बिस्मार्क को पता था कि अगर उन्होंने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया तो फ्रांस ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करेगा, और अगर फ्रांस पे अटैक किया तो ऑस्ट्रिया फ्रांस को सपोर्ट करेगा। फिर से उन्होंने माइंड गेम खेला, हम लोग जिसे चाणक्य नीति बोलते हैं। तो इस बार वो गए फ्रांस के पास में और फ्रांस को जाके बोला, और सुन, 1 साल बाद सब मेरा हो जाएगा, चपड़ासी की नौकरी दूंगा। कि पर्सिया ऑस्ट्रिया पे अटैक करेगा और जो भी टेरिटरीज मिलेगी वो हम बांट देंगे। जो सेम उन्होंने डेनमार्क के साथ किया था वही गेम फिर से खेला। फ्रांस अग्री कर गया। मस्त प्लान है। और अब पर्सिया ने ऑस्ट्रिया पे अटैक कर दिया। फ्रांस का सपोर्ट मिला नहीं ऑस्ट्रिया को, तो 1866 के अंदर पर्सिया ने
ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब रह गया फ्रांस अकेला। अब क्योंकि पर्सिया पहले डेनमार्क को भी हरा चुका है, ऑस्ट्रिया पे भी कब्जा कर चुका है, तो अब पर्सिया बहुत पावरफुल है। तो उन्होंने फिर फ्रांस पे अटैक किया और 1870 के अंदर उन्होंने फ्रांस को भी हरा दिया। अच्छा, अब 3 मेजर स्टेट्स को इन्होंने हरा दिया, तो अब बाकी छोटी स्टेट्स थी, उनको लगा कि हम तो अब क्या ही लड़ेंगे इसके सामने। तो 18 जनवरी 1871 में बिस्मार्क ने एक असेंबली कॉल की, एक मीटिंग कॉल की हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर। वहां पर जो भी बाकी स्टेट्स के प्रिंस थे, जो मिलिट्री या आर्मी के बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव थे, बिस्मार्क खुद, ये सब मिलकर के इकट्ठा हुए और सर्वसम्मति से सबने मिलकर के केसर विलियम को पूरे जर्मनी का राजा बना दिया। हे भगवान, ये राजा बने या ना बने, लेकिन ये तो चपरासी जरूर बनेगा। तो अब जब केसर विलियम को राजा बना दिया गया, तो जो पॉलिसीज उन्होंने पर्सिया के अंदर लगाई थी, लगाई थी, वही पॉलिसीज इन्होंने पूरे जर्मनी में अप्लाई कर दी। जैसे मॉडर्नाइजेशन ऑफ करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम। तो जो भी प्रैक्टिसेस और मेजर्स पर्सिया में फॉलो होते थे, वही अब पूरे जर्मनी में फॉलो करने लगे। तो अब बात करते हैं इटली के यूनिफिकेशन की। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। बदतमीज कहीं का, शर्म नहीं आती, कहाँ बैठा कहाँ। जैसे जर्मनी में छोटी छोटी स्टेट्स थी, ऐसे ही इटली भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो एक बार पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं इटली का, कि किस एरिया पे किस रूलर का रूल चलता था, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि किसने किस पे अटैक किया, किसने किसको मारा, किसने किसकी हेल्प ली, उस तरह से आपको समझ में आएगा। तो जो ऊपर वाला पार्ट आप देख रहे हैं, नॉर्थ पोर्शन, वहां चलता था हेस्बर्ग एम्पायर का रूल। सिमिलरली नीचे जब आप जाएंगे साउथ में, जहाँ पे किंग्स ऑफ स्पेन, वहां नीचे जाएंगे आप साउथ के अंदर, जो कि किंगडम ऑफ बोथ सिलिसीज है, या जिसे किंगडम ऑफ टू सिलिसीज भी कहा जाता है, वहां पे किंग्स ऑफ स्पेन का रूल चलता था। ऐसे ही सेंटर के अंदर जो पेपल स्टेट्स हैं, वहां पे पोप्स रूल करते थे। ठीक है। फिर जो छोटे छोटे 2 पार्ट आप साइड में देख रहे हैं, ये है किंगडम ऑफ पिडीमेंट एंड सार्नेडिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इटली के रिवोल्यूशन में या इटली के यूनिफिकेशन में, क्योंकि इटली का यूनिफिकेशन यहीं से शुरू हुआ था। इस किंगडम के राजा थे किंग विक्टर इमानुएल II। इन्होंने जिम्मा लिया पूरी इटली को यूनिफाइड करने का। तू क्या समझा बे? तो ये तो हो गया एक पॉलिटिकल मैप कि कहाँ पे कौन बैठा हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थे जिन्होंने रिवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की। सबसे पहले जिनका नाम आता है वो है नेपोलियन। अब फिर से नेपोलियन मरेगा नहीं, इसकी पैर भी आ जा। जैसा जर्मनी में उन्होंने 300 स्टेट्स को कन्वर्ट करके 39 स्टेट्स बना दिया था, उसी तरह से इटली के अंदर भी उन्होंने छोटी छोटी स्टेट्स को कंबाइन करके बड़ी स्टेट्स में कन्वर्ट कर दिया था। तो यूनिफिकेशन का कुछ काम उन्होंने कर दिया था। फिर लोगों के अंदर उन्होंने नेशनलिज्म की भावना लेकर के आए थे, डेमोक्रेसी की भावना लेकर के आए थे, न्यू मॉडर्न प्रिंसिपल लेकर के आए थे। इसलिए नेपोलियन को फादर ऑफ नेशनलिज्म ऑफ इटली भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की थी। फिर आए गुजिप्पी मजीनी। मजीनी की बात में आपने इस चैप्टर में पहले पढ़ा है कि मजीनी जो थे वो बहुत खतरनाक रिवोल्यूशनरी माने जाते थे। छुप करके उन्होंने एक सोसाइटीज बनाई थी 2, जिसमें से एक थी यंग इटली। और मजीनी ने बहुत सारे स्लोगन्स दिए, बहुत सारे लोगों को यूनिफाइड किया। उन्हें उस समय हार्ट ऑफ यूनिफिकेशन भी कहा जाता था। काला दिल काला दिल काला दिल काला दिल। फिर थे किंग विक्टर। किंग विक्टर ने जिम्मा लिया पूरी इटली को यूनिफाइड करने का। उसके पीछे उनका अपना स्वार्थ भी था। किंग विक्टर का भी मानना था कि अगर इटली यूनिफाइड हो जाएगा तो वो उस पूरी इटली पर रूल कर सकते हैं, तो इकोनॉमिकली और पावर वाइज दोनों तरह से उनको बेनिफिट होगा। फिर किंग विक्टर ने अपनी कमांड पास की अपने चीफ मिनिस्टर कैवर को। जैसे जर्मनी के अंदर बिस्मार्क आए थे, उसी तरह से यहाँ पे जो जिम्मा संभाला गया वो संभाला गया कैवर को। और
कैवर बिस्मार्क की तरह नहीं थे। कैवर ना तो रिवोल्यूशनरीज थे ना डेमोक्रेटिक थे, उनको कोई मतलब नहीं था क्या चल रहा है, उनको था कि बस राजा ने बोला है मेरे को ये काम करना है। भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। तो कैवर को पता था कि अगर कोई इटली को यूनिफाई कर सकता है तो वो है किंगडम ऑफ पिडीमोंट ऑन सार्डिनिया। दूसरा, उनको उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था इटली को यूनिफाई करने के लिए वो थी ऑस्ट्रिया, जो हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल था वो। तो उनको पता था कि ऑस्ट्रिया को सीधा सीधा नहीं हरा सकते, उन्हें फॉरेन सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कैवर के बहुत अच्छे रिलेशंस थे फ्रांस के साथ में। इस फ्रांस की हेल्प लेकर के उन्होंने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। मारो छाती फोड़ रे, बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ रे, खोपड़ी तोड़ साले का, मेरा छाती तोड़ रे। अबे भागता करो। और नॉर्थ वाला पूरा पोर्शन इनके कब्जे में आ गया। अब नॉर्थ वाला पोर्शन कब्जे में आ चुका है, पिडीमोंट और सार्डिनिया ऑलरेडी इनके कब्जे में है। तो साउथ वाला पोर्शन जो था उसको कब्जा करने के लिए गुजिप्पी गैरिबल्डी को भेजा गया। गुजिप्पी मजीनी अलग हैं, गुजिप्पी गैरिबल्डी अलग हैं। तो गुजिप्पी गैरिबल्डी का वहाँ लोकल्स में बहुत रुतबा था, लोग उनकी बात बहुत मानते थे। तो उन्होंने वहाँ पे लोकल पीजेंट्स की हेल्प लेकर के उनके साथ मिलकर के रिवोल्यूशन किया। सोच अगर पक्की हो तो एक दिन का भी तलवार में बदल सकता है। आपके राज्य के सैनिकों की संख्या कम है, इसीलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप तैयार हैं? और साउथ वाला जो पोर्शन था उसको फ्री करा लिया। तो गैरिबल्डी ने जब लोगों को इकट्ठा किया, रेवोल्यूशन किया, तो उनको पता ही नहीं था कि वो किस चीज के लिए रेवोल्यूशन कर रहे हैं, कि नेशनलिज्म क्या है, क्या लिबरल्स है, उनको कुछ नहीं पता था। उनको लगता था कि राजा की वाइफ को किसी ने किडनैप कर लिया है और हम सब मिलकर के उसको छुड़ाने जा रहे हैं। तो इस तरह का लिटरेसी लेवल था वहां पे। सारे मुखड़े वही है देख। अरे मुखड़े नहीं, आंकड़े गंवार। ये तेरा 666 है और ये अंग्रेजी में 999 है, ये गलत है। इसे उल्टा करेंगे तो ये वही है। ये टिकट उल्टा करेंगे तो नंबर बदल जाएंगे ना बेवकूफ। ले कैसे, ये मुखड़े कैसे बदल जाएंगे? रे गंवारों के मुखिया, भैया तेरे चूल्हे में गिली लकड़ी भरी है, फूंक रहा हूं, जलती नहीं है, समझता नहीं है। ये इनाम तुझे नहीं मिला है और ये पिछले महीने का टिकट है। कितनी बार कहा कि पुराने टिकट फाड़ के फेंक दिया करो। अब नॉर्थ पोर्शन जीत चुके हैं, साउथ पोर्शन जीत चुके हैं। बीच वाला जो पार्ट था पीपल स्टेट्स, अब वो बीच में रह गया। अब दोनों साइड से जो था वो किंग विक्टर का कब्जा हो गया था। तो जो बीच वाला पीपल स्टेट्स है उन्होंने खुद अपनी पावर डाइल्यूट कर दी, सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा इटली जो था वो किंग विक्टर के अंडर में आ गया। तो अब बात करते हैं स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की। स्ट्रेंज केस क्यों? उसको पूछ रहे हैं, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? अब तक जितने भी यूनिफिकेशंस आपने देखे जर्मनी के केस में या इटली के केस में, इन सब में बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी और बहुत जल्दी यूनिफिकेशन हो गया था। तो लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं था। तो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन एक टाइम टेकन प्रोसेस था। जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटेन वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रिवोल्यूशन, इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। स्लोली बड़ा भी हो रहा है। मतलब कि एकदम से कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ, एक धीरे धीरे टाइम के साथ में ब्रिटेन यूनिफाइड हुआ। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आपने सुनी होंगी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटिश आइल्स। इनके बारे में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि किस किस से मिलकर के ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बनी हैं। तो अब एक बार अगर मैप देखें, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड और वेल्स, इनको मिला दिया जाए तो ये बनता है ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन अगर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स के अंदर नदर्न आयरलैंड भी ऐड कर दें तो फिर ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और इन सबको एक साथ मिला करके बोला जाता है ब्रिटिश आइल्स। अब जब अलग अलग स्टेट्स हैं तो सबके अपने इथनिक कल्चर भी थे, सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस भी थी, सबकी अलग अलग ड्रेसेस भी थी।
तो इतने सारे डिफरेंस होने के बाद में भी ब्रिटेन कैसे यूनिफाइड हुआ देखते हैं। ओ चमगादड़, क्या बकी जा रहा है ये? पागल है क्या? देख बोली, मैंने तुझे पहले भी कहा था कहानी सुनाते वक्त बीच में मुझे मत टोका कर। आई डोंट लाइक इट। हाँ पंडित जी, तो कहाँ था मैं? तो 1830 रिवॉल्यूशंस जब आप पढ़ रहे थे हंगर हार्डशिप के बारे में, वहां आपने देखा कि इंग्लैंड के अंदर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जिस वजह से यूरोप की कंपनीज को स्टिफ कंपटीशन मिला था। इंग्लैंड से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट होता था यूरोप के अंदर, तो इंग्लैंड के पास पैसा आने लगा, उनकी पावर बढ़ने लगी, और एक समय पे इंग्लिश पार्लियामेंट इतनी पावरफुल हो गई कि 1688 के अंदर उन्होंने मोनार्कीज की पावर को सीज कर दिया और इंग्लैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई या पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ मोनार्की आई। अब इंग्लैंड को लगा कि पावर और बढ़ानी है, और अगर पावर आपको बढ़ानी है तो आपको एक्सपेंशन करना पड़ेगा, आपकी टेरिटरीज बढ़ानी पड़ेगी, जितना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा उतनी ज़्यादा पावर। तो इन्होंने सोचा कि आसपास की स्टेट्स को साथ में मर्ज कर लेते हैं। भाई एक काम करते हैं अपन, ये दीवार को खसका के ये बाजू का कमरा अंदर ले लेते हैं, अपना एरिया बढ़ जाएगा यहाँ पे। और ये टीवी पीछे रख टेबल पे, और भाई ये है ना, ये दीवार तोड़ डालते हैं अपन, सामने वाले को हटा के ना इसको बाथरूम आते एकदम बाटब बिटल सड़े इधर। 1707 में स्कॉटलैंड के साथ में एक एक्ट साइन हुआ जिसे एक्ट ऑफ यूनियन कहा गया, और इसके अंदर स्कॉटलैंड को इंग्लैंड के साथ में मर्ज करके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया। अब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के अंदर अपने कल्चर को इम्पोज करना शुरू कर दिया, अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करना शुरू कर दिया, तो स्कॉटलैंड के जो लोग थे, स्कॉटिश जिन्हें कहा जाता है, वो सप्रेस फील करने लगे। उनको उनकी लैंग्वेज बोलने से मना कर दिया गया, नेशनल ड्रेस पहनने से मना कर दिया गया, और बहुत सारे स्कॉटलैंड के लोगों को फोर्सफुली उनके घर से बाहर निकाल दिया गया। अब आयरलैंड, जैसा मैंने बताया था आपको, दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक नदर्न आयरलैंड और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो यहाँ पर दो तरह के लोग रहा करते थे, एक प्रोटेस्टेंट्स, दूसरे कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक दोनों क्रिश्चियन ही थे, बस इनकी आइडियोलॉजी में फ़र्क था। जैसे कि जैनिस के अंदर दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं। अब प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो पावरफुल भी थे, पैसे वाले भी थे, और इंग्लैंड उनको सपोर्ट करता था ताकि एक दिन उन्हें मर्ज कर सके। लेकिन रिपब्लिक आइलैंड के जो लोग थे वो इंग्लैंड के साथ मर्ज नहीं होना चाहते थे, वो अपनी आइडेंटिटी का, अपने कल्चर को मर्ज नहीं करना चाहते थे इंग्लैंड के साथ में। तो कैथोलिक्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया। ऐसा ही एक रिवोल्ट किया वॉल्फ टाउन ने 1798 के अंदर, लेकिन इंग्लिश पार्लियामेंट बहुत पावरफुल थी, तो उन्होंने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। और एक एक्ट साइन किया 1801 के अंदर, जिसमें फोर्सफुली आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मर्ज कर दिया गया, और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम बना। तो अब यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन तो हो गया, लेकिन एक कलेक्टिव आइडेंटिटी अभी भी नहीं थी। तो ब्रिटेन ने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए नए फ्लैग्स बनाए, नए नेशनल एंथम बनाए, और इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। तो नेक्स्ट राइट्स, बस आज की बकचर्चा में सिर्फ इतना ही। अब अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो लाइक दबाई दो, और अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्यों नहीं किया, तो सब्सक्राइब बटन को दबाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि वीडियो कैसी लगी। अब मैं भी जा रहा हूँ, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।